नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। हाल ही में हमने अपने जो पिछले व्याख्यान हैं उनके अंतर्गत अरब आक्रमण के बारे में अध्ययन किया और इसके अलावा हमारे 25 व्याख्यान पूरे हो चुके हैं जो कि भारतीय इतिहास के बारे में आपको जानकारी देते हैं। उनके बारे में आप अध्ययन कीजिए। पिछले जो व्याख्यान रहे अरब आक्रमण के अंतर्गत हमने महमूद गजनवी से शुरुआत की और जो कि महमूद गजनवी थे वह एक आक्रमणकारी लुटेरा था। इसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए। सोमनाथ जैसे मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हुआ करते थे, इनको लूटने का प्रयास किया और सफल भी रहे और लूट कर ढेर सारी संपत्ति भारत से बाहर ले गए। इसके बाद हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी जो कि गजनी का शासक था, इसने भारत पर जो आक्रमण किए 1192 ईस्वी में और यहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया। इसने इसके अलावा गुजरात एवं मुल्तान क्षेत्र पर भी आक्रमण किए और जो मोहम्मद गौरी के मृत्यु 1206 ईस्वी में हुई। 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु होने के पूर्व ही इसने अपने गवर्नर नियुक्त कर दिए थे। गजनी क्षेत्र में एक गवर्नर नियुक्त किया था, दूसरा गवर्नर जो था इसका उत्तर पश्चिम सीमा में नियुक्त किया गया था और भारतीय सीमा में इसने अपना जो गवर्नर नियुक्त किया था वह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इनके गुलाम होते हैं वह गुलाम या दास्ता के कारण ही अपने आप को गुलाम का दर्जा देते हैं और गुलाम वंश की नींव डालते हैं। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। आइए आज के अध्ययन में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अध्ययन करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत जो सबसे पहले वंश पढ़ते हैं वह हम गुलाम वंश को पढ़ते हैं, जिसकी जो स्थापना है वह कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई। यह वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चलता है और इस वंश के जो शासक हैं उनके बारे में हम जो एक याद करने के लिए एक बहुत ही फनी ट्रिक बनाई हुई है, उसके माध्यम से हम इनके जो शासक थे उनको, जो महत्वपूर्ण शासक थे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें लिखा हुआ है गुल खिले तो सैया लो और कुत्ता जल गया खिजाब से। इससे हम जो इंटरकनेक्ट कर कर जो ट्रिक बनाते हैं, इसमें जो दिल्ली सल्तनत के वंश रहे उनके बारे में हम याद रख सकते हैं। जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश आया वह था गुलाम वंश। तो गुल से अपन याद रखते हैं। इन दोनों ट्रिकों को ऊपर नीचे लिखिए, तभी आपको इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। गुलाम वंश की जो स्थापना थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, इससे आप याद रख सकते हैं। जो कि इसके बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण जलालुद्दीन खिलजी के जो भतीजे थे उन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दी थी, अलाउद्दीन खिलजी आते हैं, जिनके डिस्प्यूट जो युद्ध रहे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब इसके बाद गुल खिले तो यानी तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो इससे हम याद रख सकते हैं। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, तो सैयद से हम खिजाब से इससे याद रख सकते हैं। लोदी वंश की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई, इससे सिकंदर लोदी को हम याद रख सकते हैं। गुल खिले तो सैया लो और कुत्ता जल गया खिजाब से। इस प्रकार हम यह जो दिल्ली सल्तनत की वंशावली है उसको याद कर सकते हैं। आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने और लोदी वंश की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। आइए एक नज़र डालते हैं जो भी यहाँ के जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहे उनके बारे में देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कितने सुल्तान रहे और इनका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक का रहा। जो इसमें प्रमुख हैं वह हैं गुलाम वंश के जो ये थे सुल्तान थे, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 वर्ष तक एक 4 साल का छोटा सा कार्यकाल रहा। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया और इसके बाद ये प्रमुख शासक आते हैं इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हुआ करते थे, इसलिए इसमें गुलामों का जो शासन था वह चलता था। तो इसी प्रकार इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया था, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यह मोहम्मद गौरी के जो गुलाम हुआ करते थे और इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम हुआ करते थे। इल्तुतमिश का शासनकाल बहुत ही अच्छा,
1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक चला। हम देखते हैं कि इसका जो शासनकाल है बहुत लंबे समय तक चला। ये भी गुलाम वंश के संबंधित थे। इसके बाद आती हैं इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक चला। रजिया सुल्तान ने भी 4 वर्ष तक शासन किया। इसके बाद आते हैं मुइजुद्दीन बहराम शाह। इनका शासनकाल केवल 2 वर्ष का रहा। 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद आते हैं हम अलाउद्दीन महमूद शाह के पास। तो अलाउद्दीन महमूद शाह थे। इनका शासनकाल 1282 से 1246 ईस्वी तक चला। इनके बारे में आप एक इसको सीक्वेंस बनाने के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन यह उतने महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके बाद आते हैं नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद का जो शासनकाल था 1246 ईस्वी से 1266 वर्ष तक, जो कि 10 वर्ष का शासनकाल था। 10 वर्ष का नहीं, ये तो काफ़ी समय का, 46 से 66 तक रहा। 20 वर्ष का शासनकाल था वह रहा। और इसके बाद बलबन आते हैं। बलबन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बहुत सुधार संबंधी कार्य किए हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इनका जो शासनकाल है, बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी तक, इनका भी अच्छा ही शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसका गुलाम था। वह भारत में मामलुक वंश की नींव डालता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो मोहम्मद गौरी हैं, इनकी मृत्यु के पश्चात यह जो भारतीय क्षेत्र है, इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ जाते हैं, जो कि यहाँ पर रहते हुए, जो कि यहाँ के गवर्नर होते हैं, क्या करते हैं, मामलुक वंश की नींव डालते हैं, जिसे गुलाम वंश के नाम से डाला जाता है। 1206 ईस्वी में इसे दिल्ली का गवर्नर बनाया गया था। इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि अपनी दयालुता के कारण प्रसिद्ध थे, इसीलिए इन्हें लाख बख्श कहा जाता था। और कुरान का ज्ञान होने के कारण कुरान खा भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साम्राज्य विस्तार करने की नीति थी, यह साम्राज्य विस्तार करने में विश्वास नहीं रखता था। यह इससे ज़्यादा और जो धन एकत्रित करने में यह इसकी रुचि नहीं थी। इसकी रुचि केवल यह थी कि जो अपना क्षेत्र है उसको कैसे सुदृढ़ किया जा सके, कैसे व्यवस्थित रखा जा सके। इसी नीति के चलते कुतुबुद्दीन ऐबक था। और यह जो आपसी जो इसके समकालीन राजा थे, वह भी इसके साथ ही एक इसके जैसे ही गवर्नर हुआ करते थे। उनसे आपसी सामंजस्य बनाने के लिए जो भी इसकी नीतियाँ थीं, इन नीतियों के चलते इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन कवाचा से कर दिया। यह नसरुद्दीन कवाचा भारत के उत्तर पश्चिम सीमा में गवर्नर हुआ करते थे। और ये इस विवाह के बाद इनके जो आपसी संबंध थे वह सुदृढ़ हो गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपना साम्राज्य विस्तार के चलते इसने विस्तार न करते हुए उसको सुदृढ़ बनाने के लिए जो भी कदम उठाए, इनमें सबसे महत्वपूर्ण यह कदम है कि इन्होंने जो अपनी पुत्री है, इनका विवाह अपने ही गुलाम इल्तुतमिश से कर दिया। इल्तुतमिश जो कि बहुत ही योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति था, इसको इन्होंने गुलाम बनाया हुआ था। और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको अपना दामाद बना लिया। और हम देखते हैं कि बाद में यही इस वंश में अगले शासक बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी हुआ करता था। बख्तियार खिलजी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। इसके द्वारा भारत में जो स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था या नष्ट किया गया था। माना जाता है कि वहाँ पर ढेरों किताबें थीं जिनसे भारतीय इतिहास को बदला जा सकता था, क्योंकि इतिहास की समझ हमें वहाँ तक होती है जहाँ तक हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जहाँ तक कि हमें पुस्तकें प्राप्त होती हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्र था जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें थीं। जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तो माना जाता है कि कई दिनों तक इसकी अग्नि और जो इसमें जो किताबें मौजूद थीं वह जलती रही थीं। इस प्रकार इसके समय में ही, बख्तियार खिलजी के समय में ही, इसको नालंदा विश्वविद्यालय और भारतीय इतिहास को एक बहुत गहरी क्षति हुई। मोहम्मद गौरी ने इसे आमिर-ए-आखर यानी घुड़साल का अधिकारी पद पर नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी थे,
इन्होंने पहले जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके लिए आमिर आखिर यानी घुड़साल का अधिकारी पहले नियुक्त किया था। घुड़साल का अधिकारी इस समय पर जो घोड़ों का व्यापार है या फिर इससे जो भी रेवेन्यू वगैरह है, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय हुआ करता था। जिस प्रकार हम आज के समय में देखते हैं कि जो प्रमुख मिनिस्ट्री होती हैं जैसे होम मिनिस्ट्री, इसी प्रकार का यह जो घुड़साल का जो कार्य होता था वह इस प्रकार के कार्यों का क्रियान्वयन होता था। इन्हीं कार्यों के चलते इस पर जो अधिकारी नियुक्त होते थे वह बहुत ही प्रमुख होते थे और इन्होंने जो मोहम्मद गौरी थे इन्होंने अपना प्रमुख अधिकारी आमिर आखिर के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए नियुक्त किया था। आइए आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी बख्तियार काकी जो कि सूफी संत हुआ करते थे, इनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया था। कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन के नाम से वो प्रमाणित किया जाता है, वह इसने सूफी संत बख्तियार काकी की याद में बनवाया था। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसे केवल मलिक या सालार कहा गया। सिपाह सालार कहा गया इसका जो पद था। इसने कभी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया और यह जो अपने पद पर मलिक एवं सिपाह सालार के नाम से अपने आप को संबोधित कराता था। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी वीरता और उदारता के कारण जाना जाता था, इसलिए मिन्हास उस सिराज इसे द्वितीय हातिम कहा। मिनास उस सिराज जो कि इतिहासकार थे या उस समय के जो शासक हुआ करते थे उनके यहाँ पर हुआ करते थे, उन्होंने इसे द्वितीय हातिम कहा। हातिम जैसे कि आपने एक बहुत ही पहले लगभग 19 के समय पर जो आता था, जो हातिम एक नाटक आया करता था ये थी दूरदर्शन पर, उसमें अगर किसी ने देखा हो तो उसमें आप परिचित कर सकते हैं कि जो हातिम थे वह दयालु प्रवृत्ति के हुआ करते थे। उन्हीं हातिम के जो कहानियां हैं उनसे प्रेरित होकर इसे जो भी उदारता थी उसके कारण इनके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए हातिम कहा, द्वितीय हातिम भी कहा जाता था। प्रारंभ में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हुआ करता था, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, हम पढ़ ही चुके हैं। उससे 1208 ईस्वी में ताजुद्दीन याल्दोज ताजुद्दीन जो याल्दोज थे वह सिंध प्रांत में इसके गवर्नर हुआ करते थे गौरी के, जो कि इसके वंश से भी संबंधित था। इस वंश से संबंधित होने के कारण यह आज भी जो इसकी केंद्रीय सत्ता थी वह जो कि उस क्षेत्र में जो गजनी क्षेत्र था उसको मानता था। अतः 1206 से 1208 ईस्वी तक 2 वर्षों तक यह अपने आप को गुलाम ही बना रहा शासन करने के बावजूद भी। एवं 1208 ईस्वी में ताजुद्दीन याल्दोज द्वारा इसे दास्ता से मुक्ति पत्र सौंप दिया गया और यह वहां से स्वतंत्र हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा या दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कुतुबुद्दीन के जो संत थे वह कुछ समय बाद वह जो भारत क्षेत्र है इसमें प्रवेश करने वाले थे। अच्छा, तो इसके जो उस प्रवेश करने वाले थे तो इसके मन में इच्छा हुई कि इनके स्वागत के लिए क्या करा जाए। तो उस समय पर जो यहाँ पर वो कलाएँ मौजूद थीं, उन कलाओं के चलते यहाँ पर जो निर्माणाधीन कार्य हो रहे थे, अच्छे कारीगर थे, सबको बुलाया गया और इसने 2.5 दिन में ही अजमेर में एक झोपड़े का निर्माण करवाया, जो कि अपने गुरु की बख्तियार काकी हैं उनकी याद में या उनके स्वागत के लिए वो उसने करवाया था उसका निर्माण। तो इसे 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है और साथ ही कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा जो वहाँ पर दिल्ली में मौजूद है, इस पर हरि के लिए जो विग्रहराज बीसल देव हैं, इनके जो नाटक है हरि के लिए, उस नाटक की पंक्तियाँ इस झोपड़े पर उकेरी गई हैं। डेकोरेशन के लिए उसने सोचा कि क्या किया जाए, तो उसने जो 2.5 दिन का झोपड़ा था उस पर जो प्रमुख नाटक था विग्रहराज बीसलदेव का हरि के लिए, उसकी नाटक की पंक्तियाँ यहाँ पर उकेरी गई हैं। इसके दरबार में मिन्हास और सिराज एवं हसन निजामी कवि हुआ करते थे, 2 प्रमुख कवि। मिन्हास जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मिन्हास की जो रचना थी उसमें इन्होंने इसको क्या कहा था, द्वितीय हातिम कहा था। यह कवि हुआ करते थे और इनके दरबार में हुआ करते थे।
मिनास-उस-सिराज और हसन निजामी। 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में एक समय ऐसा आया कि इसको पोलो खेलने का शौक़ था और यह घोड़े पर सवार होकर खेला जाता है। तो घोड़े पर सवार होकर यह पोलो खेल रहा था और खेलते खेलते यह घोड़े से गिर जाता है और ऐबक की मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात इसका जो पुत्र है वह होता है आराम शाह और मृत्यु के बाद यह इसे शासक बनाया जाता है। अयोग्य साबित होने के कारण इसका जो दामाद होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश, उसके लिए आपदस्थ कर देता है। किसके लिए? आराम शाह के लिए, और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। यह आप चित्र देख सकते हैं कुतुब मीनार का। इसका जो आधा निर्माण था इन्होंने जो मतलब प्रारंभ करवाया था, वह जो निर्माण प्रारंभ करवाया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था। और इसकी मृत्यु के बाद, जो कि 4 साल का ही छोटा सा शासनकाल होता है, इसके शासन के बाद इसका जो दामाद आता है, इसका जो गुलाम होता है इल्तुतमिश, वह इस मीनार को आगे बढ़ाता है एवं प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि पूर्णतः निर्माण किसने करवाया था, तो वह करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसकी शुरुआत किसने करवाई थी, तो वह करवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यह देख सकते हैं आप अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अपने गुरु के स्वागत में इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यह उसका चित्र है। इसी की दीवारों पर जो विग्रह राय बीसल देव का नाटक है हरिकेली, उसकी पंक्तियाँ उकेरी गई हैं। इस पिक्चर के माध्यम से आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि किस प्रकार सोचने की बात है कि 2.5 दिन में किस प्रकार यह बनाया गया होगा। और इसकी जानकारी जो इसके नाम से ही प्रसिद्ध होती है, एक अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इसके साथ ही हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम आराम शाह का जो छोटा सा शासन कर रहा, उसके बारे में कुछ जो भी जानकारी इम्पोर्टेंट होगी वो समझने का प्रयास करेंगे एवं जो प्रमुख शासक रहे इल्तुतमिश, उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा जो प्रयास है वह आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं जैसा कि हर बार बोलता हूँ कि जो भी बच्चे जो शैक्षणिक संस्थानों में की फीस देने में असक्षम है, उन तक ये लेक्चर फैलाइए। और इसी के लिए मैंने यह मुहिम प्रारंभ की है, ताकि ऐसे बच्चे जो कि अपने घर से निकलने में असमर्थ हैं और पढ़ना चाहते हैं, वह कम से कम एक समझ विकसित कर सकें और अपनी आगे की तैयारी के लिए जो प्रेरित हो सकें। और मेरा जो प्रयास रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी जानकारी है जो एग्ज़ाम के हिसाब से पूछी जाती है, मेरा जितना भी प्रयास रहेगा मैं उनको प्रोवाइड कराने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।